हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। वेलकम टू तिरपान स्टडी सेंटर। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर फोटोसिंथेसिस। दोस्तों ये चैप्टर जो है क्लास 12 जो है बायोलॉजी के चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, लेकिन साथ में जो है 11वीं क्लास के बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी के सिलेबस है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर में जो है काफ़ी कुछ हम जानेंगे और ये चैप्टर साथ में जो है 8th 9th 10th और 11th 12th के बच्चे उनके लिए भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में जो है आपको जो है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझाई जाएगी, तो ये बहुत ही है जो डबल डोज के रूप में आपके समक्ष रहेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। लेकिन आपको पता ही कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, वो और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी तिरपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, तिरपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is factor affecting the rate of photosynthesis. Who is the factor is affecting the rate of photosynthesis? So here, the factor affecting the photosynthesis is a factor affecting the photosynthesis can be divided into two broad category: the internal and external factor. Here, internal and external factor. The first is internal factor. The internal factor is a chlorophylls. The amount of chlorophyll present has a direct relationship with the rate of photosynthesis because this pigment is directly involved in trapping the light energy responsible for the light reaction. The second is a leaf age and the anatomy. When here, newly expanding leaves show the gradually increasing the rate of photosynthesis, and the maximum in the reaches when their leaves achieve a fully size. Chloroplast function decline as the leaf age. Rate of photosynthesis is there influenced by the variation in a number, structure and distribution of the stomata, and second is the size of distribution of the intercellular space, and third is the relative phosphorescence of plastocyst is a spongy tissue, and fourth is the thickness of cuticles. Here the variation in their photosynthesis rate of photosynthesis is the influence of variation is a mainly four is a reaction. There is a number of structure and distribution of stomata, and second is the size of distribution of intercellular space, and third is the relative protons of plastocyst is a spongy tissue, and fourth the thickness of cuticles, and third is the demand for a photosynthete. Is here rapidly growing plant showing the increasing rate of photosynthesis in the comparisons to the mature plants. When the demand for photosynthesis is lower due to the poor meristematic activity, the photosynthesis rate of decline.
The next is external factor. The external factor is the major external factor which affect the rate of photosynthesis are temperature, light, carbon dioxide and water and mineral element. Here, concept of limited factor when a process is affected by the various factor, the rate of the presence of depending upon the space of their solest factor. There is the only is the process affected by the various factor. The rate of the process depend upon the pace of the lowest factor. Let us consider three factors like a light, carbon dioxide, and temperature. The light, carbon dioxide, and temperature. It is seen that well all three factors are obtains their rate of photosynthesis in a maximum. However, of the three factors, even if one of the factor become optionally and their other factor remain to optimal, the rate of photosynthetic process decline substantially. There is known as the law of limitation factor shown in the Blackman in 1905. It is defined as well process is a conditionally as there is a rapidly by their number of separate factor, the rate of process is limited by the pace of the lowest factor, which is known as the limiting factor. So here light, the rate of photosynthesis is increasing with the increasing of intensity of light within the physiologically limit or rate of photosynthesis is directly proportional to the light intensity. Friend, the rate of photosynthesis is increasing with the increasing of intensity of light within the physiologically limit. Means is a physiologically limit or rate of photosynthesis is directly proportional to the light intensity except on the cloudy day and at night. The light is a never to limited factor in the photosynthesis in nature. At a contain light intensity, the amount of CO2 used to the photosynthesis and the amount of CO2 produced in respiration are the same. The point of the light intensity is known as the composition point. It is a composition point. The wavelength of light is absorbed by the photosynthesis pigment. Affect the rate of photosynthesis, the red light and some extent of blue-green light. The blue light has been enhancing efficiency of photosynthesis. See the action of the spectrum. Here of the spectrum and the role there is absorbing. The proportion of the total incident sunlight on the earth absorbed by the green plants in a generally a limited factor. As per the estimate of the total incident light reaching the green plant, only about 1 to 2% is actually absorbed because 70% is transmitted and 28 to 29% reflected back into the atmosphere. The next is temperature. The very high and the very low temperature affect the rate of photosynthesis. Precisely is the rate of photosynthesis will be rise with the temperature from 5 Celsius to 37 Celsius beyond, which there is a rapidly fall as the enzyme involved in the process of the dark reaction are denatured at the high temperature between to the 5 to 35 Celsius with a very 10 Celsius rise in their temperature rate of photosynthesis. Doublet or the Q10 is a 2 is a Q quaternions are slightly less than 2. The next is a carbon dioxide. Since the carbon dioxide being one of the raw material for the photosynthesis is the concentration effect their rate of photosynthesis is markedly is there because it is a very low concentrations. It means 0.03% in the atmosphere and it is as a limited factor is a natural photosynthesis. Friend, here is a very low concentrations of 0.03 in the atmosphere. It is the act of limited factor in the natural photosynthesis at the optimum temperature and the light intensity. If the carbon dioxide supply is increasing, the rate of photosynthesis increasing. The mark is released there is until CO2 yani carbon means carbon dioxide is a concentration in a high as a 3.0%. Thus the CO2 concentration in the atmosphere is away or limiting a factor for a photosynthesis, and the at least is the water. The water has the indirectly effect on the rate of photosynthesis. The loss of water in the soil is immediately felt by the leaves and which get volatile and their stomata close down, thus the
हैपनिंग द absorptions of the CO2 from the atmosphere. This is because decline of photosynthesis. And other factor is the oxygen. The concentration of the oxygen is the external factor in the never be limiting factor for the photosynthesis because it is a byproduct of photosynthesis and it is easily diffused into the atmosphere from the photosynthesizing organ, the leaves. However, the excess of CO2 surrounding a green plant reduced to the photosynthetics rate by the promoting the rate of aerobics respirations. And their last topic is a mineral element. The mineral element is the most important factor. The some mineral element like magnesium, copper, manganese and their chloride iron which are compound of photosynthetic enzyme and magnesium as a component of chlorophylls are important and other deficiency would be effect to the rate of photosynthesis indirectly by affecting the synthesis of the photosynthetic enzyme and chlorophyll respectively. This is important for the external and internal factor affecting to the photosynthesis is the most important topic for the exam view. प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण जो होती है लेकिन उसको कुछ कारण है, कुछ फैक्टर है जो उसको काफ़ी प्रभावित करती है, यानी होने देने में उसको जो है विलंबित करती है। तो इसी बात को जो है हम यहाँ चर्चा करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, कोई भी बोर्ड हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा होता है आंतरिक, एक होता है बाहरी। यानी आंतरिक मतलब अंदर की जो प्रॉब्लम होती है और बाहरी जो वातावरणीय कारक बनते हैं, जो वातावरण जो है एटमॉस्फेयर में क्या जो है बदलाव आती है जिसकी वजह से जो है इनमें काफ़ी चेंजेस आती है। तो सबसे पहले जो आता है आपके समक्ष आंतरिक कारक। देखिए यहाँ पर जो है आंतरिक कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्टर निभाता है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आंतरिक कारक में जो होता है हरित लवक। देखिए दोस्तों हरित लवक जो है अपना एक विशेष स्थान रखता है प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने में, ठीक है। कहते हैं हरित लवक की मात्रा का प्रकाश संश्लेषण की दर के साथ सीधा संबंध होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर के साथ जो है इसका सीधा संबंध होता है क्योंकि ये वर्णक प्रकाशगाही होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रकाशगाही होते हैं तथा सूर्य के प्रकाश के ग्रहण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी ये जो होते हैं सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने के लिए सबसे बड़ा जो है कारण फैक्टर बनते हैं। उसके पश्चात कहते हैं पत्तियों की आयु एवं संरचना। देखिए पत्ती की जो आयु एवं संरचना होती है वो भी अपना जगह पे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बढ़ती हुई पत्ती में वृद्धि के साथ साथ संश्लेषण की दर बढ़ती रहती है। देखिए दोस्तों अगर पत्ती जो होते हैं अगर वो बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, मैच्योर हो रहा है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो भी बढ़ती चली जाती है। क्योंकि आप देखोगे जो पत्ते होते हैं वो थोड़ा सा फीके होते हैं लेकिन जो डार्क हो जाते हैं उसमें क्लोरोफिल की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। तथा कहते हैं सर्वाधिक तब होती है जब पत्ती पुण्य प्रवृत्त होती है, जैसे पत्ती पुरानी पड़ जाती है। यानी जितने पत्ती पुरानी होती चली जाएगी प्रकाश संश्लेषण की दर जो है उतनी ही बढ़ जाती है। कहते हैं हरित लवक की जो है कार्य क्षमता कम होती है। कहते हैं कार्य क्षमता जो होती है हरित लवक की बहुत कम होती है। पत्ती में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर को अनेक विभिन्नताएं प्रभावित करती है। देखिए पत्तियों में कौन कौन चीज़ प्रभावित करती है ये भी अब यहाँ देखने वाली बात है और जो समझने में भी आपके काफ़ी हेल्प रहेगा। कहते हैं इसमें जो है जो कौन कौन चीज़ जो है पत्तियों में प्रभावित करती है तो यहाँ पर जो आता है सबसे पहले है रंध्र की संख्या। देखिए दोस्तों स्टोमेटा की कितनी संख्या, नंबर ऑफ स्टोमेटा इन प्रेजेंट इन द लीफ। तो सो रंध्रों की संख्या कितनी है और संरचना एवं वितरण कैसा है। देखिए पत्तों की संरचना भी यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है, कि रंध्रों की संख्या क्या है, संरचना क्या है और वितरण क्या है। उसके पश्चात है आंतरिक कोशिका स्थानों का आकार एवं वितरण। आंतरिक कोशिका स्थानों का आकार एवं वितरण जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, आंतरिक कोशिका स्थानों का आकार एवं वितरण। कहते हैं उसके बाद तीसरा पॉइंट यही कहता है कि पेलिसेड एवं स्पंजिस्को का जो है अपेक्षिक अनुपात, ठीक है। यानी पेलिसेड जो होती है एवं स्पंजी उत्कों का जो है अपेक्षिक अनुपात काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है। कहते हैं क्यूटिकल की जो मोटाई इत्यादि, यानी क्यूटिकल की जो मोटाई होती है वो भी यहाँ पर जो है विशेष स्थान रखता है। देखिए दोस्तों इतनी सारे
बातें जो है शायद आपने कहीं सुनी होगी या किसी वीडियो में देखी होगी या जानी होगी। आपको पता है कि ये छोटी छोटी बातें कहीं भी नहीं बताई जाती है। अब पीएमटी में मान लीजिए एग्जाम में आ जाएगा कि प्रकाश को दर को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, तो ऑप्शन आपके समझ कई आ जाएंगे। तो आपको पता है कि ऑप्शन में से कौन सा आंसर है। अगर पत्ते जितने डार्क होते चले जाएंगे वो प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक करते रहेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। और देखिए इसमें क्यूटिकल की मोटाई को भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया गया है, ठीक है, और रंध्रों की संख्या को भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया गया जिसके प्रकाश की संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात जो है आपके समझ रखा गया है। कहते हैं प्रकाश संश्लेषी जो है पदार्थों की मांग, प्रकाश संश्लेषी पदार्थों की मांग कैसी है। तेजी से बढ़ते पौधों को प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रयोक्ता पौधों से अधिक होती है। जब विभोजक यानी मेरिस्टेम को हटाने से जो है प्रकाश संश्लेषण की मांग घट जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी घट जाती है। यानी जो मेरिस्टेम होते हैं दोस्तों, उससे क्या होती है, हटाने से जो है प्रकाश संश्लेषण की मांग भी घट जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण की दर को काफ़ी प्रभावित करती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है बाहरी कारक, कहते हैं बाहरी कारक जो होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर अदा करती है। तो इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट। देखिए प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख बाहरी कारक जो होते हैं वो तापमान होते हैं, प्रकाश होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जल होते हैं, खनिज होते हैं इत्यादि होते हैं। तो कई चीज़ जो है बाहरी कारक हो सकते हैं जो कि काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। तो इसमें सबसे पहले तो है तापमान, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा खनिज। तो इसमें यही बात यहाँ दर्शाया गया है कि समकारकी कारकों का संकल्प करना अत्यंत इंपॉर्टेंट है, यानी सीमाकारी कारकों का संकल्पन। कहते हैं जब कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों से प्रभावित होती है, यानी जब कोई रासायनिक क्रिया एक से अधिक कारकों से प्रभावित होती है तब उस प्रक्रिया की दर उस कारक पर निर्भर करता है। यानी कारकों के जो होती है उस प्रक्रिया के दर उस कारक पर निर्भर करती है जो अपने न्यूनतम मान के सबसे समीप हो अथवा सबसे कम मात्रा में हो, यानी सबसे कम मात्रा में हो या अंदरता या दर में उपस्थित होने वाले कारक पर निर्भर करती है। सबसे कम मात्रा वाले कारक को जो है सीमाप कारक कहते हैं। यानी सबसे कम मात्रा वाले कारक को जो है सीमाप कारक कहते हैं। याद रखना है दोस्तों, बहुत काम का है। जो कम कारकों वाला रहता है उसे सीमाप कहते हैं। उदाहरण के लिए दिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी कारक ताप, प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में हो तो प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होगी, परंतु इसमें से एक भी कारक की मात्रा कम हो तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। तो इससे जो है सीमाकारी कारकों का नियम अथवा ब्लैकमैन के सीमाकारी नियम भी कहते हैं। तो ये याद रखना, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो है सीमाकारी कारकों का नियम क्या है या ब्लैकमैन की सीमाकारी नियम क्या है। तो इसमें याद रखना कि जो तीन एलिमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ताप, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इनमें से किसी भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा कोई भी तत्व की मात्रा कम जाती है तो उसका जो है प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाएगी। तो इसी को जो है हम सीमाकारी कारक का नियम भी कहते हैं या ब्लैकमैन के सीमाकारी नियम के नाम से भी हम जानते हैं। कहते हैं यहाँ पर जो है प्रकाश, देखिए प्रकाश जो है लाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन द प्लांट। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है प्रकाश तीव्रता के साथ साथ बढ़ती जाती है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है प्रकाश तीव्रता के साथ साथ बढ़ती जाती है। केवल बादल घिरे दिनों में प्रकाश कभी भी सीमाप कारक नहीं होता है। यानी जब बादल घिरे रहते हैं तब दिन में जो है प्रकाश कभी भी सीमावत कारक नहीं होता है। कहते हैं एक विशिष्ट प्रकाश की तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रयुक्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का श्वसन के दौरान उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य होती हैं। प्रकाश तीव्रता के इस बिंदुओं को जो है समायोजन बिंदु यानी कंपोजिशन पॉइंट भी कहते हैं। यानी ये समायोजन बिंदु अगर एग्जाम में आ जाता है यानी कंपेंसेशन पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक कहते हैं एक ही बात कहा गया है ना कि एक विशेष प्रकार की तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड तथा श्वसन के दौरान उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य होती है। तो प्रकाश तीव्रता की इस बिंदु को जो है समायोजन बिंदु यानी कंपेंसेशन पॉइंट भी कहते हैं। कहते हैं प्रकाश का जो है तरंग दैर्घ्य भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। देखिए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भी जो है प्रकाश को जो है प्रकाश संश्लेषण को काफ़ी प्रभावित करती है। कहते हैं लाल प्रकाश अर्थात कुछ हद तक नीला प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ा देता है। आपको पता ही है कि लाल में जो है और नीला में जो है प्रकाश में जो काफ़ी सक्रिय
जो है हो जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की दर काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन ग्रीन में नहीं होती है, ग्रीन में रुक जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखने वाली है कि लाल प्रकाश और नीला प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है, यानी सक्रिय वर्णक भी आप समझ सकते हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है तापमान। देखिए तापमान का भी जो है इस पर अपना एक प्रभाव पड़ता है। कहते हैं बहुत अधिक तथा बहुत कम तापमान प्रकाश संश्लेषण दर को कम भी करता है, यानी अधिक तापमान हो या कम हो तो प्रकाश संश्लेषण की दर को भी काफ़ी प्रभावित करती है। प्रकाश संश्लेषण की दर को जो है 5 से 37 सेल्सियस तक बढ़ती है, 5 से 37 सेल्सियस तक बढ़ती है, परंतु इससे अधिक तापमान होने से इसमें तीव्र गिरावट आती है। देखिए 5 से 37 सेल्सियस तापमान पर जो है पौधा अच्छा खासा जो है अपना कर लेता है, लेकिन इससे कम हो या अधिक हो तो जो है ये रुक जाती है, यानी होती नहीं है इसमें प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि अधिक तापमान पर जो है अप्रकाशीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। यानी 5 से 35 के बीच प्रति 10 सेल्सियस तापमान बढ़ने पर जो है प्रकाश संश्लेषण की दर दुगनी हो जाती है, अर्थात Q10 = 2। तो Q इज़ अ गुणांक। तो यहाँ पर बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो है अपनी एक विशेषता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख कच्ची सामग्री है। ठीक है, ये आप याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण की सबसे प्रमुख कच्ची सामग्री जो जीव जंतु द्वारा उत्पन्न की जाती है। इसकी सांद्रता अथवा मात्रा प्रकाश संश्लेषण की प्रमुखता को प्रभावित भी करती है। यह वातावरण में अपनी अल्प मात्रा यानी 0.03% के कारण प्राकृतिक रूप से जो है सीमाव है कारकों के रूप में होती है। अनुकूल तापमान एवं प्रकाश की तीव्रता पर यदि CO2 की आपूर्ति बढ़ा दी जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रमुखता से जो है बढ़ जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वैल्यू भी रखती है। उसके बाद है जल। देखिए जल का भी अपना एक विशेष स्थान है। जल जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है, यानी जल भी जो है प्रकाश संश्लेषण की दर को काफ़ी प्रभावित करती है। कहते हैं मृदा में पानी की कमी से पौधे द्वारा जल हानि को रोकने के लिए रंध्र बंद हो जाता है। ठीक है, कहते हैं पौधे द्वारा जल हानि को रोकने के लिए रंध्र बंद हो जाता है। ठीक है, अंततः CO2 जो है वातावरण से अवशोषित नहीं हो सकेगा, जिससे प्रकाश संश्लेषण में कमी आ जाती है, यानी जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण से अवशोषण के कारण जो होती है प्रकाश संश्लेषण में कम हो जाता है। ठीक है, उसके पश्चात हमारा आता है दोस्तों खनिज यौगिक। देखिए खनिज यौगिक का भी अपना एक स्थान है। कहते हैं कुछ खनिज यौगिक जैसे तांबा, मैग्नीज और क्लोराइड इत्यादि प्रकाश संश्लेषी एंजाइम के हिस्से होते हैं। पता है मैग्नीशियम हरित लवण का एक भाग है। अंततः ये भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश संश्लेषण की दर को काफ़ी प्रभावित करते हैं, यानी जो है ये भी अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रकाश संश्लेषण की दर को काफ़ी प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये हरित लवण तथा एंजाइम के प्रमुख घटक माने जाते हैं। एंजाइम के काफ़ी घटक माने जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ स्थान रखता है। दोस्तों आगे का टॉपिक जो होगा केमोसिंथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अगले भाग में करेंगे। तो आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ समय व्यतीत किया इसलिए धन्यवाद। अगर आपको भी धन्यवाद करना है तो दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक से सब्सक्राइब करने से आप उन बच्चों का भी हेल्प कर सकोगे जो बच्चे तक ये वीडियो नहीं पहुँच पा रही है। क्योंकि देखिए मैं तो आपके लिए यहाँ हेल्पफुल हूँ, मैं हमेशा जो है सभी क्लासों के बच्चों के लिए बना के उनको जो है समय समय पर जो है लाभांतरित करता हूँ, लेकिन ये उन बच्चों तक पहुँच नहीं पा रहा है। इसलिए आपको जो है मेरा जरिया बनना है, आपको जो है मेरा एक हाथ बनना है, जो कि इस वीडियो को पहुंचाने में दूसरे बच्चे तक हेल्प भी करना है। देखिए दोस्तों जग कल्याण के लिए कभी सोचने की आवश्यकता नहीं होता है और कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए सिर्फ कार्य करने की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो ये कार्य करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ आपको ये करना होता है कि व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना होता है, जिससे कोई भी जरूरतमंद बच्चे होते हैं वो इस लिंक को देखेंगे और जिनको पसंद होगा वो सब्सक्राइब करके जो है इसको अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। तो इतना ही आपको करना है। देखिए इतना कर देने से क्या होता है कि दूसरे बच्चों का हेल्प हो जाता है, जो जरूरतमंद बच्चे उन तक पहुंच जाता है। तो आप मेरे जो होगे दूसरा हाथ बनोगे आप। ठीक है, मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ और आपको जो है इसको सभी बच्चों तक पहुँचाने में मेरा हेल्प करना होगा। इससे क्या होगा, जग कल्याण होगा और आपको जो है लोग शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद भी देंगे। तो मेरे इस काम के लिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी जो है लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो। क्योंकि जग कल्याण ही सर्वज्ञ कल्याण है। कहते हैं इंसान इंसान के लिए मरता है, यही जिंदगी का एक नया सच है और नई जो है संघर्ष है।
इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।